आज हम आपको समंदर के बीच उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां एक कमांडो ऑपरेशन होने वाला है और इस ऑपरेशन में कमांडोज के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम भी मौजूद है। खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि गोलियों की बौछार कभी भी हो सकती है और इस मिशन को ऑपरेशन सी टाइगर नाम दिया गया है क्योंकि भारत की फोर्स समंदर के बीचों बीच अपने दुश्मन पर ऐसे हमला करने वाली है जैसे बाघ जंगल में शिकार करने पहुंचा हो। I am tracking the position of Dao. Nearest Coast Guard vessel, ICJ सक्षम। भारत की जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर गहरे समंदर में सोमालियाई डाकुओं के खिलाफ लाइव ऑपरेशन चल रहा है। इस बोट पर हैं समुद्री डाकू हथियारों से लैस और इन समुद्री डकैतों के चारों तरफ कमांडोज की बोट चक्कर लगा रही है। आगे क्या होता है, आगे कौन घिरता है, कितने राउंड फायर होते हैं, गोलियों की इस तड़तड़ाहट के बीच इस पूरे ऑपरेशन में क्या हुआ। टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया आपको उस जगह पे ले चलेगा जहां पे सबसे ज्यादा सोमाली पायरेट का खतरा मौजूद रहता है। हिंदुस्तान की जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन के वेस्टर्न पार्ट पर हम जाने वाले हैं जहां पर सोमाली पायरेट सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि ये जो रूट है वो वहां पर सबसे ज्यादा विदेशी वेसल इंडियन वेसल जाते हैं। ये वो इलाका है जो करीब 40 देशों की लाइफलाइन कहा जाता है। ये वो समंदर है जहां भारत सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। यहां पर एक कमांडो ऑपरेशन हुआ है और इसके गवाह बने हैं न्यूज 18 के रिपोर्टर विवेक गुप्ता और वीडियो जर्नलिस्ट कल्पेश। लेकिन इस ऑपरेशन में हुआ क्या? उससे पहले हिंद महासागर के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। दुनिया का 60% कंटेनर ट्रैफिक यहां से गुजरता है। 80% तेल और गैस की सप्लाई इस रूट से होती है और यही बात इस इलाके को दुनिया का सबसे अहम समुद्री रूट बना देती है। हिंद महासागर अपने अंदर दुनिया का 20% समंदर समेटे हुए है, यानी पूरी दुनिया में समंदर के 5वें हिस्से को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारत की है, इंडियन कोस्ट गार्ड की है। और इस वक्त मुंबई के MRCC यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास डिस्ट्रेस कॉल आती है, यानी समंदर के बीच कोई बड़े संकट में है, वो मदद चाहता है। सर, MSV अल नूरानी से एक डिस्ट्रेस पायरेसी अलर्ट आया है सर। वेसल ओमान से निकला है इंडिया के लिए। दिखाइए। MSV अल नूर उस्मानी MMSI 41995। सोमाली पायरेट्स ने एक जहाज को या फिर एक मछुआरे जहाज को हाईजैक कर लिया है, तो उसका ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम कितनी फुर्ती से वहां पर जाती है उससे बीच समंदर में और उस जहाज को सोमाली पायरेट से छुड़ाती भी है और सोमाली पायरेट को किस तरीके से पकड़ती है, वो आप टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर देखने वाले हैं। 7 डिग्री 55 नॉट 072 डिग्री 14 ईस्ट। खबर पक्की है, हिंद महासागर में एक ढाव यानी एक बड़ी शिपिंग बोट पर सोमालियाई लुटेरों का कब्जा हो गया है। MRCC में लोकेशन ट्रेस की जाती है और फिर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। डिस्ट्रेस अलर्ट रिसीव्ड फ्रॉम MRCC मुंबई। दाव हाईजैक्ड इन पोजीशन 07 डिग्री 55 नॉट 072 डिग्री 14 ईस्ट। And CGA has Daman
लोकेशन मिल गई। अब समंदर में इस ढाऊ के करीब कौन है, ये पता लगाया जाता है। We're tracking the position of Dao and check which is the nearest Coast Guard patrol vessel. Aye aye sir. I am tracking the position of Dao. Nearest Coast Guard vessel ICJ Saksham. मुंबई के ऑपरेशन रूम से कोस्ट गार्ड के डीआईजी मुकुंद गुजर ऑर्डर देते हैं कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। अब यहीं से सोमालियाई समुद्री लुटेरों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो किस तरीके से पूरा ऑपरेशन होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 इंडिया की टीम इंडियन कोस्ट गार्ड के सबसे शक्तिशाली शिप सक्षम में जा रही है। 105 मीटर लंबे और इस 13 मीटर चौड़े इस ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम है सक्षम। कोस्ट गार्ड में इसे CG-22 के नाम से भी जाना जाता है। 2450 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कोस्ट गार्ड के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। 2022 में कमीशन हुए इस पेट्रोल शिप की जिम्मेदारी है पश्चिमी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखना। अब आगे चलकर जब ये पेट्रोल शिप ऑपरेशन में शामिल होगा तो उसकी तस्वीरें बहुत खतरनाक होने जा रही हैं। आमने सामने की टक्कर होगी, गोलियों की बौछार होगी, जान हथेली पर लेकर कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार होंगे। आगे इस फाइट में क्या होने जा रहा है बहुत गौर से देखते रहिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन सी टाइगर साबित कर देगा कि हिंद महासागर में भारत से बड़ा कोई पहरेदार नहीं। ऑपरेशन सी टाइगर की शुरुआत ऐसे हुई। पहली शिकायत मुंबई में MRCC यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर तक पहुंची। इसके बाद MRCC ने मुंबई में ही ऑपरेशन सेंटर को पूरी जानकारी दी। फिर ऑपरेशन सेंटर ने एक्शन लेने के लिए सक्षम पेट्रोल शिप को ऑर्डर जारी किया। कोस्ट गार्ड की शिप सक्षम को एक हाईजैक शिप की सूचना मिली है और मेंस कंट्रोल को मैसेज भी है। सर क्या सूचना मिली है सर? सर एक बोट हाईजैक हुआ है, उसके लिए मैं कैप्टन को बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोसेस सबसे पहले हाईजैक का कॉल यही आता है? हाँ सर, हमारे पास Okay. मैसेज मिल जाता है। तो जो मुंबई में जो ऑफ सुनता है वहां से मैसेज आया है। अब ये सीधे जो मेंस कंट्रोल के जो सर है वो अब सीधे कैप्टन को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक डॉ जो है वो हाईजैक हो चुका है। सीधे कैप्टन को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन सेंटर से सक्षम को ऑर्डर जारी होते हैं और जहाज के कैप्टन शत्रुजीत सिंह सबको अलर्ट कर देते हैं। जहाज का रुख उस तरफ मोड़ दिया जाता है। यह मिशन जिस जगह चलाया जाना है वो हिंद महासागर का अहम पॉइंट है। ये इलाका अमेरिका और यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ चीन और जापान से जोड़ता है। हर साल दुनिया का 7 लाख करोड़ का कारोबार इसी रास्ते से होता है। इसीलिए दुनिया के मैप पर सबसे अहम शिपिंग रूट हिंद महासागर का है और यहीं पर समुद्री लुटेरों का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी भी। ऑपरेशन ब्रीफिंग के लिए बाकी अफसरों को बुलाया जाता है। सक्षम पेट्रोल शिप में 18 अफसर हैं और कुल 108 सेलर्स का स्टाफ है। सोमालियाई समुद्री लुटेरों से फिशिंग बोट की आजादी। कैप्टन ने साफ आदेश दिए कि कॉम्बैट टीम को जल्द से जल्द तैयार की जाए और जो पायरेट्स ने जिस जहाज को हाईजैक किया हुआ है उस पर कॉम्बैट ऑपरेशन किया जाए। न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां पर सारे असले, वेपन, गोलियां, बारूद और बंदूकें, सोफिस्टिकेटेड बंदूकें रखी जाती हैं। वहीं से सारे कमांडो किस तरीके से पूरे वेपन की तैयारी करते हैं, वेपन को पिक करते हैं, वो हम आपको पूरा एक्शन दिखाएंगे। देखिए,
वेपन वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो काफी सिक्योर होता है, इसलिए इसे जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में रखा जाता है और पूरी सुरक्षा के साथ इसे लॉक किया जाता है ताकि यहाँ पे कोई आ न सके। इसके बाद सक्षम शिप पर मौजूद कमांडोज की टीम को लैस करना शुरू कर दिया जाता है। कोस्ट गार्ड के पास है भारत में ही तैयार की गई ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन। इसे पहले मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन भी कहा जाता था। 3 किलो भारी इस मशीन गन की रेंज 300 मीटर है। ये 1 मिनट में 800 राउंड की स्पीड से फायर करती है। 30 गोलियों के मैगजीन वाली इस राइफल को 2010 में बनाने का काम शुरू हुआ था। 2021 के बाद कई सेंट्रल फोर्सेस इस राइफल से लैस की गई हैं। सोमाली पायरेट्स के ऑपरेशन के लिए सारे कमांडोज यहां पहुंच चुके हैं और देखिए कितनी तेज रफ्तार में जो वेपन्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो एक एक कर सारे कमांडो लेते हैं, मैगजीन अपलोड करते हैं और एक एक करके सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जहाज के ऊपर उन्हें जाना पड़ता है। और यही वजह है कि जो कमांडोज हैं वो अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जाते हैं और सोमाली पायरेट्स पर ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। एक तरफ कमांडोज राइफल और बाकी हथियार से लैस हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस जहाज की HMG यानी हैवी मशीन गन से दुश्मन की जान सुखाने के लिए 12.7 मिलीमीटर वाली गोली तैयार की जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड का इरादा पक्का है। सक्षम पेट्रोल शिप पर 2 HMG लगी होती हैं और उनमें 12.7 मिलीमीटर वाली गोली की बेल्ट लगाकर फायर किया जाता है। इसलिए अगर दुश्मन ने सरेंडर नहीं किया तो ये 12.7 मिलीमीटर का पीतल उनके जिस्म में भरने को तैयार है कोस्ट गार्ड। समुद्री लुटेरों की जो लोकेशन ट्रेस हुई है, वहां तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि वहां के हालात की टोह ले ली जाए और इसके लिए कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान को लगाया जाता है। कोस्ट गार्ड निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान का इस्तेमाल करता है। भारत के पास ऐसे 36 एयरक्राफ्ट हैं। आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ये पेट्रोलिंग, सर्वेलांस और मेडिकल इमरजेंसी में भी काम आता है। अब इसमें 12.7 mm के गन पॉड भी लगा दिए गए हैं ताकि समुद्री लुटेरों को काबू में कर सकें। ये विमान भारतीय नौसेना भी ऑपरेट करती है। खास बात यह है कि भारत में इसका उत्पादन 1983 से हो रहा है। जर्मनी में बने इस जहाज का प्रोडक्शन लाइसेंस HAL के पास है और अब इन्हें नए सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ और आधुनिक बना दिया जाता है। समुद्र में निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होते हैं और ये है कोस्ट गार्ड का ध्रुव हेलीकॉप्टर जो भारत में ही बनाया गया है। सक्षम पेट्रोल शिप पर भी हवाई निगरानी के लिए एक मशीन मौजूद है जिसे ध्रुव हेलीकॉप्टर कहा जाता है और कैप्टन शत्रुजीत सिंह के ऑर्डर के बाद यहां इस हैंगर में इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया जा रहा है। ऑपरेशन सी टाइगर में कमांडो ऑपरेशन बस शुरू ही होने वाला है और अगले 10 मिनट तक इस रिपोर्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिस जगह पर यह ऑपरेशन शुरू होगा वहां की तस्वीरें पहली बार आप इतने करीब से देख पाएंगे। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस समय इंडियन ओशन के वेस्टर्न इलाके में है। अब जो है हेलीकॉप्टर निकाला जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरीके के सोमाली पायरेट्स के हाईजैक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो कोस्ट गार्ड पूरी ताकत लगाती है उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इस समय हम कोस्ट गार्ड के सबसे शक्तिशाली जहाज सक्षम में मौजूद हैं। हेलो पैड यानी कि जहां पे हेलीकॉप्टर ऑपरेट होता है वहां पे मौजूद है। अब देखिए किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर है वो हैंगर से बाहर निकलता है और सोमाली पायरेट्स के ऊपर ऑपरेशन करना शुरू करता है। ये है ध्रुव हेलीकॉप्टर। 2 इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर मल्टी रोल है, यानी कई तरह के मिशन को अंजाम देता है।
करीब 1,500 किलो का वजन उठाने वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस भी बन जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी करता है और कोस्ट गार्ड के लिए तो यह हेलीकॉप्टर हरफन मौला मशीन है। भारतीय तटरक्षक बल के पास ऐसे 20 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि अभी कई और ऐसे हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड पुराने चेतक हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट करता है। फोर्स के पास ऐसे 17 हेलीकॉप्टर हैं। ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स को अब कोस्ट गार्ड में तेजी से शामिल किया जा रहा है। इनके जरिए ही अब भारत की कोस्टल सिक्योरिटी की निगरानी ज्यादा आसान हो गई है। ऑपरेशन सी टाइगर के लिए अब सक्षम पेट्रोल शिप का एयर विंग एक्टिव हो गया है। एक एक सिस्टम को चेक किया जा रहा है। यही हेलीकॉप्टर कमांडो ऑपरेशन से पहले उस ढाव के आसपास उड़ान भरेगा और इस बात का जायजा लेगा कि समुद्री लुटेरों की तादाद कितनी है, उनके पास हथियार कौन कौन से हैं। अब वक्त है ध्रुव हेलीकॉप्टर को हेलो डेक पर लाने का, लेकिन उससे पहले डेक पर कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं जो हेलीकॉप्टर की उड़ान में रुकावट बन जाए, जो उसके इंजन को नुकसान पहुंचा दे। इसके बाद डेक ऑपरेटर से सिग्नल मिलता है कि जहाज की रेलिंग को नीचे कर दिया जाए ताकि हेलीकॉप्टर को उड़ान में कोई दिक्कत ना आए। हेलीकॉप्टर बाहर लाया जाता है और उड़ान की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सक्षम पेट्रोल शिप के कैप्टन कमांड सेंटर से लगातार अपडेट शेयर कर रहे हैं। इस समय हम कोस्ट गार्ड की सबसे शक्तिशाली शिप सक्षम में हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक जानकारी मिली है सक्षम शिप को कि एक ढाव को सोमालियन पायरेट्स के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। कितने लोग उस शिप में मौजूद हैं सिविलियन और कितने हाईजैकर्स हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन सक्षम शिप को आई है और पूरी ब्रीफ के लिए इस समय हमारे साथ कोस्ट गार्ड के सबसे शक्तिशाली शिप सक्षम के कैप्टन शत्रुजीत सिंह सर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? कि हमें अभी हमारे एमआरसीसी ने कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के ऑप्स रूम को मैसेज पास किया और ऑप्स रूम ने हमें मैसेज पास किया और हमारे अलावा और जो इस एरिया में जो कोस्ट गार्ड के शिप्स मौजूद हैं उन सबको इंटीमेट किया है कि इस लोकेशन के बारे में। तो उस लोकेशन के हिसाब से हम लगभग उससे सबसे करीब हैं। अभी 30 माइल का डिस्टेंस हमारे को देखा गया है कि हमारे से वो जो डेटम दिया गया था उससे हम करीब 30 माइल दूर हैं। तो अभी हमने ऑलरेडी अपनी फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स को प्रिपेयर कर दिया है। बोर्डिंग टीम हमारी तैयार हो रही है। हमारी सारी वेपन सिस्टम को हमने अलर्ट कर दिया है। वी आर एट ए हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस एंड लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम उस डेटम के आसपास पहुँच जाएंगे। सर, मैप पे समझा सकते हैं कि हम कहाँ पर है, कोस्ट गार्ड की शिप कहाँ पर है, हाईजैक शिप कहाँ पर है? देखिए, जो हेडक्वार्टर्स के द्वारा जो हमें पोजीशन दी गई है, हम फिलहाल लक्षद्वीप के वेस्टर्न कोस्ट में, हम वेस्ट एरिया में है, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो द पायरेट का लोकेशन लगभग यहाँ पे दिया गया था और हम लोग वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप ही पेट्रोल कर रहे थे। तो हमारे लिए लगभग जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 30 माइल का दिखा रहा है। थोड़ी बहुत हो सकता है 5-6 माइल का आगे पीछे हो सकता है बोट मूवमेंट कर रही होगी, जिसके बारे में अभी हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो क्या होगा कि जब हम पहले हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो जल्दी लॉन्च होते ही विद 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर हमें वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएगा, जिसके बाद हम अपनी लोकेशन अपनी करेक्ट कोर्स करते हुए उसके ऊपर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम अपने आप को वेक्टर करेंगे। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा समुद्री लुटेरे एक्टिव हैं, जहां से दुनिया के 60% कंटेनर वाले जहाज गुजरते हैं। फिशिंग बोट से लेकर बड़े तेल के टैंकर भी हमेशा समुद्री लुटेरों की नजरों में रहते हैं। पूरी की पूरी आपकी दुनिया की जो है लगभग 70 से 80% की जो शिपिंग रूट है ये यहीं से जाती है। आप इधर से अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको पूरा सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के लिए शिप जाती है और यहाँ से आपके पूरी की पूरी शिपिंग रूट में गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के पास और उस एरिया में जहाँ से पूरी यूरोपियन साइड के लिए शिप्स जाती हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही बिजी एरिया है और इसीलिए ये थोड़ा पायरेट्स के लिए वल्नरेबल भी है कि उनको यहाँ पे आसानी से जहाज मर्चेंट शिप जो है अपनी गतिविधि करते हुए पाए जाते हैं और इसीलिए वो लोग आसपास इसी के घूमते रहते हैं।
सक्षम आगे बढ़ रहा है और अब उसकी समुद्री लुटेरों से दूरी ज्यादा नहीं रह गई है। ऑपरेशन सी टाइगर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अब सक्षम का ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगता है। एनकाउंटर का वक्त करीब आने वाला है। अगले आधे घंटे इस पूरे मिशन के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, इसलिए कमांडो टीम की बाकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जो कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कुछ ही समय में जो इनके एक्सपर्ट पायलट्स हैं वो ढाव को 20 समुद्र में खोजेंगे और वहां पर अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। दोनों पायलट्स रेडी हैं और पूरे ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं और जो उनका चॉपर जो हेलीकॉप्टर है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। तो 20 समंदर में इस समय न्यूज़ 18 इंडिया मौजूद है। इंडियन ओशियन के वेस्टर्न साइड सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ पर हमारी मौजूदगी है और वहाँ पर जिस तरह से हमने बताया था कि जो एक ढाव है उसे हाईजैक कर लिया गया है। उसमें जो हाईजैकर्स हैं उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और 6 से 7 लोग वहाँ पर सिविलियन हैं। उन्हें बचाने के लिए कोस्ट गार्ड का जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कॉम्बैट टीम के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर की टीम है वो भी वहाँ पे जाएगी। पहले एयर सर्विलेंस करेगी कि ढाव में कितने लोग हैं, कहाँ का उनकी लोकेशन है। उस लोकेशन की जानकारी ये पूरे कंट्रोल रूम को देंगे। ये कमांडो टीम अपने एक एक गियर को पहनती है। हथियारों का फाइनल चेक होता है। पिस्टल से लेकर राइफल, उनकी गोलियां और मैगजीन चेक होती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक किया जाता है। बैलिस्टिक हेलमेट पहने जाते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट को भी ठीक से फिट किया जाता है। जब ये तैयारी चल रही होती है तब तक सक्षम पेट्रोल शिप का हेलीकॉप्टर पूरी जानकारी के साथ लौट आता है। इसके बाद ऑपरेशन सी टाइगर के आखिरी पलों के लिए कमांडो टीम के लीडर अपने प्लान के बारे में याद दिलाते हैं और फिर समंदर में लॉन्च कर दी जाती है कमांडो टीम। ये एक फास्ट बोट पर सवार होकर टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। समुद्री लुटेरों को घेर लिया जाता है। बीच में समुद्री लुटेरे और उसके चारों तरफ कमांडो टीम की फास्ट बोट। ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर भी लुटेरों पर नजर रख रहा है। ये है कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन सी टाइगर के आखिरी पल, जिसमें तय है कि दुश्मन हारेगा क्योंकि वो हर तरफ से घिर चुका है। और ऐसे एनकाउंटर की रिपोर्टिंग कर रहा है न्यूज़ 18 इंडिया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बड़ी जो बोट है उसे सोमाली पायलट ने हाईजैक करके रखा हुआ है। और जो प्रोटोकॉल होता है कि जो कॉम्बैट टीम होती है वो सबसे पहले बोट के आसपास चक्कर लगाती है और उन्हें सरेंडर करने को कहती है। और साफ तौर पर जो जानकारी कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम को मिली है उसमें बोट के अंदर जो पायलट्स हैं उनके पास भी सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 जैसे वेपन मौजूद हैं। और देखिए विजुअल्स में भी किस तरीके जो पायलट्स हैं वो बोट के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं। लोगों को हॉस्टाइल बना हुआ है, हॉस्टेज बने हुए हैं। पायलट देखिए किस तरीके से अपने चेहरे ढके हुए हैं और कॉम्बैट टीम पर लगातार फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम भी उनको वार्निंग दे रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। इसलिए अब जो कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम रहेगी वो अब शिप पर चढ़ने की कोशिश करेगी। ऑपरेशन सी टाइगर की पहली कामयाबी की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई। समुद्री लुटेरे सरेंडर करने को तैयार हो गए। भारत की फायर पावर देखने के बाद इनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम ने जो पायलट्स है उन्हें अभी अपनी हिरासत में ले लिया है और जो बड़े ढाव को जो उन्होंने हाईजैक किया था वहां से अब निकाला गया है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कॉम्बैट टीम के साथ है। और ये जो पायलट्स पकड़े गए थे अब उन्हें छोटी स्पीड बोट से अब उनके बड़े जहाज सक्षम है वहां पर उन्हें ले जाया जा रहा है। इस तरीके से पायलट्स को ये पकड़ते हैं और गन पॉइंट पर पूरे पायलट्स को अलर्ट मोड में यहाँ से निकालते हैं। अपनी पूरी कॉम्बैट टीम पूरे एश्योर रहती है कि सारे के सारे जो टीम मेंबर है वो सुरक्षित हैं या नहीं, सारे के सारे वेपन्स साथ में रखे हैं या नहीं। सबसे पहले ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उन पायलट्स के जो वेपन्स उनको सीज किया जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है। और चेकिंग करने के बाद बड़े ढाव से उन्हें उतार कर इस तरीके से जो पेट्रोलिंग वेसल होता है उन्हें इस तरह से कस्टडी में लिया जाता है। कस्टडी में लेने के बाद उनका इंट्रोगेशन अब सीधे बड़े जहाज में होगा।
तो देखा आपने कैसे ऑपरेशन करता है कोस्ट गार्ड। ये चाहे एक एंटी पायरेसी एक्सरसाइज है, लेकिन खतरा इतना ही ज्यादा होता है। इस तरह हिंद महासागर में खत्म होता है ऑपरेशन सी टाइगर। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस ऑपरेशन में लगातार कोस्ट गार्ड के शिप और फिर कमांडो टीम के साथ रही, एक एक पल की रिपोर्टिंग की। ऐसे ही होते हैं समंदर में ऑपरेशन। यहाँ हालात ऐसे होते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन हमेशा की तरह कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग और उसकी प्लानिंग समुद्री लुटेरों पर भारी पड़ती है। अपने मकसद व्यम रक्षामा की तरह वो हमेशा जान बचाती है और दुश्मन को हार का सामना करना पड़ता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त फुल एक्शन में हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर इन्होंने दे दिया है। नेटो को फिर एक बार धमकी दी है कि अगर उन पर रूस परमाणु बम से हमला करता है तो फिर अमेरिका भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। और इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि पुतिन की फौज ने आखिर कैसे कर लिया है यूक्रेन के एक बड़े शहर पर कब्जा। उनतीस महीने से जंग जारी, आगे भीषण संग्राम की तैयारी। पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा होगी पूरी। ज़ेलेंस्की को बनानी होगी नाटो से दूरी। बारूद पीछे यूक्रेन की जमीन कांप रही है। पुतिन की सेना यूक्रेन को खाक में तबाह कर रही है। मलबे का ढेर बनता मुल्क लाशों के शहर में तब्दील हो रहा है। ताजा उदाहरण देखिए। महीनों की लड़ाई के बाद रूसी सेना ने आखिरकार यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का चासिव यार शहर जीत लिया। इस शहर के हाथ आने से यूक्रेन के दो महत्वपूर्ण शहरों क्रेमेटोस्क और स्लोवियांस्क पर कब्जे की लड़ाई में रूस को आसानी होगी। यूक्रेन ने रणनीतिक रूप से अहम इस शहर से अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है। यूक्रेन ने कहा है कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें वापस बुलाना बेहतर समझा गया, इसलिए चासिव यार को छोड़ने का निर्णय लिया गया। यूक्रेन लाज बचाने के लिए सैनिकों की सुरक्षा का हवाला दे रहा है, जबकि जमीनी हकीकत तो यह है कि यूक्रेन के पास चासिव यार से भागने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। रूस की सेना इस वक्त भारी बमबारी कर रही है। जमीन से, हवा से और पानी से, तीनों ओर से यूक्रेन के सैनिक रूस की शक्तिशाली फौज का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज के पास हथियारों की भारी किल्लत है और जिन हथियारों का युद्ध भूमि में सेना इस्तेमाल कर रही है वो रूस के सैनिकों को रोक पाने में सफल साबित नहीं हो रहे हैं। नतीजा है कि रूस यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन रूस पर छिटपुट हमले के बावजूद पीछे हट रहा है। रूस समर्थक यूक्रेन के विद्रोहियों का डोनेस्क के एक हिस्से पर 2014 से कब्जा है। फरवरी 2022 से छिड़े युद्ध के बाद रूसी सेना ने प्रांत में अपना कब्जा बढ़ाया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी सेना की 14 ब्रिगेड के पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। इसका रूस को फायदा हो रहा है। ज़ेलेंस्की युद्ध की शुरुआत से ही हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं वो पुतिन की सेना को हिला पाने में उस स्तर पर सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं जितनी ज़ेलेंस्की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका S-350 एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी देशों की मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें आकाश में ही नष्ट करने में सक्षम है।
ये सिस्टम पश्चिमी देशों की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नाकाम करने में सक्षम है। इसके साथ ही ये सिस्टम लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और 16 इंच तक के हथियार से होने वाले हमलों को भी विफल कर रहा है। रूस हथियारों के मामले में शक्ति संपन्न देश है। टैंक के मामले में नंबर 1 है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर परमाणु बम की अकूत ताकत से लैस है। उसके मुकाबले यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। यूक्रेन की जो भी ताकत है वो पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की ताकत है। उसी के दम पर ज़ेलेंस्की पिछले 29 महीनों से जंग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब ये हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं और पश्चिमी देशों से असलहे की सप्लाई उस मुताबिक नहीं हो रही है। लिहाजा यूक्रेन इस वक्त बैकफुट पर दिख रहा है। खबर है कि यूक्रेन के करीब 20% भूभाग पर रूस का कब्जा हो चुका है और इस बीच पुतिन ने एक बार फिर परमाणु बम की धमकी दी है। नाटो देशों की यूक्रेन को मदद के बीच पुतिन की परमाणु चेतावनी। पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की यूक्रेन को भारी मदद के बाद रूस की ओर से परमाणु बम के इस्तेमाल की ये 5वीं धमकी है। ये बात दीगर है कि इसका असर ना तो नाटो देशों पर होता है, ना ही ज़ेलेंस्की की सेहत पर। लेकिन पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की भूल कोई देश नहीं कर सकता। क्यों? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए और गौर से सुनिए कि पुतिन ने क्या कहा है। मॉस्को को यूक्रेन में जीत के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूरोप में खासकर छोटे देशों समेत नाटो के सदस्यों के प्रतिनिधियों को यह अंदाजा होना चाहिए कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। यदि रूस उन पर हमला करता है तो अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा करना उनकी गलती हो सकती है। लगातार तनाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने के लिए पुतिन का एक और बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। हंगरी के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो सीज फायर जैसे कदमों के प्रति गंभीर नहीं। Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской, народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. रूस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार तैयारी भी कर रहा है। पुतिन ने एक बैठक भी की है जिसमें मध्यम दूरी की मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। पुतिन को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। पुतिन ने अमेरिका के साथ हुई संधि को खत्म करने की घोषणा करते हुए परमाणु हथियार से लेकर 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. इन मिसाइलों का निर्माण रोकने का यह समझौता रूस और अमेरिका के बीच 1988 में हुआ था। उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ इस बाबत समझौता किया था। 2019 में रूस पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेरिका इससे अलग हो गया था, लेकिन रूस की ओर से पुतिन ने समझौता खत्म होने की औपचारिक घोषणा अभी यानी जुलाई 2024 में की है। पुतिन चौकन्ने हैं, सचेत हैं, क्योंकि पुतिन को पता है कि यूक्रेन के खिलाफ उनके छेड़े हुए युद्ध में अंतिम परिणति अमेरिका के साथ सीधे संघर्ष में हो सकती है और इस परिस्थिति में नाटो के देश होंगे जिनसे रूस का सीधा मुकाबला होगा और तब रूस को हथियारों की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हर संभव तैयारी कर लेनी चाहिए। पुतिन यही कह रहे हैं। रही बात यूक्रेन के पलटवार की ताकत की, तो यूक्रेन की सेना ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस ड्रोन हमले में यूक्रेन ने 27 में से 24 रूसी ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है कि ड्रोन को 12 क्षेत्रों में मार गिराया गया। इससे पहले यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में भी एक बड़ा ड्रोन हमला किया था।
यूक्रेन को इसी महीने किसी भी वक्त अमेरिकी F-16 फाइटर विमानों की डिलीवरी मिल सकती है। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट ज़ेलेंस्की के हाथ आने के बाद युद्ध की तस्वीर बदल भी सकती है। हालांकि जानकारों के मुताबिक पुतिन ने इसकी काट की भी पहले से तैयारी कर ली है। लेकिन यूक्रेन क्या घुटने टेकने की ओर बढ़ रहा है? क्या पुतिन के हमलों के आगे यूक्रेन धीरे धीरे ही सही बेबस और लाचार होता जा रहा है? इस सवाल का मुकम्मल जवाब दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं है। इस वक्त युद्ध क्षेत्र में जो तस्वीर साफ दिख रही है वो ये कि रूस यूक्रेन को ढूंढ रहा है और पिटता यूक्रेन नाटो की ओर मदद की गुहार लगाते देख रहा है। इजराइल को 10,000 नए सैनिकों की अब जरूरत है और यह डिमांड वहां के रक्षा मंत्री ने रखी है। नेतन्याहू को गाजा में ऐसी बुरी खबर मिली है और इसके बाद इजरायली सेना का पूरा ढांचा हिल गया है और इसीलिए अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत अहम हैं। इस वीडियो ने इजरायल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इस वीडियो ने नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जो धमाका है उसमें न सिर्फ इजरायल का टैंक फट रहा है बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब हुआ क्या, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो ने इजरायली सेना की चूलें हिला दी। दो लोग भागते हुए इजरायल के मरकाबा टैंक की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसके दाईं तरफ कुछ फिट करके अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। चंद सेकंड बाद होता है बड़ा धमाका। इस तरह इजरायल के शक्तिशाली टैंक मरकावा पर हमास करता है बड़ा हमला। हमास के दूसरे वीडियो में एक स्नाइपर अटैक होता है। टारगेट पर मरकावा टैंक में बैठा इजरायली कमांडर है। स्नाइपर गोली चलाता है और फिर काम तमाम हो जाता है। हमास का दावा है कि उसकी अल कस्साम ब्रिगेड ने रफा में एक ही दिन में 4 टैंक फोड़ डाले हैं, जबकि इजरायल ने माना है कि 30 जून और 1 जुलाई के दौरान उसके 44 सैनिक घायल हुए हैं। गाजा से आ रही रिपोर्ट बता रही है कि इजरायल के अब तक 670 सैनिक मारे जा चुके हैं। 664 तो खुद इजरायल मान रहा है। वहीं इजरायल के करीब 4000 सैनिक घायल हुए हैं। इन आंकड़ों के पीछे इजरायल के मरकाबा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो हमास का आसान टारगेट बन रही हैं। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकाबा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना आसान नहीं रहा है। इजरायल को डराने वाली खबरें पश्चिमी देशों से मिल रही हैं। अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि हमास के आगे इजरायल फेल हो गया है और अगर उसे गाजा में हमास को खत्म करना है तो अगले 3 साल तक उसे इसी तरह बमबारी करनी पड़ेगी। इस बात ने नेतन्याहू को बुरी तरह से फंसा दिया है। लेकिन नेतन्याहू के जनरल ने दावा किया है कि इजरायल की सेना ने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। हमास पर आई एक रिपोर्ट ने इजरायल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि हमास फिर जिंदा हो चुका है। एक रिपोर्ट छापी है जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी पर बताया गया है कि
9 महीने के युद्ध में इजरायल अब तक हमास के सिर्फ 30% लड़ाके ही मार पाया है। यानी रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर यह है कि 70% हमास अब भी बाकी है। 70% मतलब 2/3 हमास अब भी इजरायल से टक्कर ले रहा है। रिपोर्ट में दूसरी बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने गाजा में हमास की सिर्फ 35% सुरंगों को तबाह किया है। यानी गाजा में हमास की 65% सुरंग अब भी एक्टिव हैं। यानी 2/3 सुरंगों का इजरायल अब भी पता नहीं लगा पाया है। इस खबर से इजरायल में ऐसा पॉलिटिकल तहलका मचा है कि सब बेंयामिन नेतन्याहू से पूछ रहे हैं कि क्या इजरायल हमास के खिलाफ युद्ध हार रहा है। गाजा में अपनी फौज को नुकसान होता देखकर नेतन्याहू बहुत बेचैन है। ये साफ साफ है कि वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि रिपोर्ट के साथ अब हमास के नए खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इजरायल के लिए यह मैसेज साफ है कि हमास का चीफ इस्माइल हानिया बहुत एक्टिव है। गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है। उसकी ताकत इजरायल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है। इजरायल की सेना और नेतन्याहू के लिए तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार अब भी जिंदा है। और अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी तरह इजरायल का ब्लॉकेड होने के बावजूद वो गाजा से भाग चुका है। यही वजह है कि बेंयामिन नेतन्याहू इस वक्त न सिर्फ गाजा में घिर चुके हैं, बल्कि इजरायल की अंदरूनी राजनीति में भी उनके बहुत से दुश्मन पैदा हो चुके हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अब बस 5 दिन बचे हैं। 12 जुलाई को ये जोड़ी शादी के बंधन में बंध जाएगी। लेकिन उससे पहले ऐसा संगीत कार्यक्रम हुआ जो बहुत ही खास और हमेशा के लिए यादगार बना रहेगा। सब जानना चाहते हैं कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत कार्यक्रम में क्या हुआ। संगीत में समा बांधा इस पेशकश ने परिवार में नई खुशियों को मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मंच पर पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ परफॉर्म किया। अनंत और राधिका की शादी से पहले हुए संगीत कार्यक्रम में पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ। अनंत और राधिका की लाजवाब केमिस्ट्री को म्यूजिकल और यादगार बनाने के लिए बहुत ही खास मेहमान मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। मंच पर अंबानी परिवार का एक साथ आना और इस तरह जश्न मनाना, ये संगीत का ग्रैंड फिनाले रहा। लेकिन देश में होने वाले इस सबसे भव्य शादी की तैयारियों का तो ये शुरुआती दौर है। इससे पहले खास रहा भारतीय क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियन के स्टार खिलाड़ियों का पहुंचना। इस मौके पर खास पूजा हुई। कैप्टन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, क्रिकेटर्स ने पूरे परिवार के साथ विशेष पूजा की और फिर सब शामिल हुए संगीत के ऐसे प्रोग्राम में जिसकी चर्चा हर तरफ है, क्योंकि यहाँ तो खुशी डबल है। शादी से पहले मुंबई इंडियंस के सितारों ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की बड़ी जीत दिलाने में एक अहम भूमिका अदा की है। We are all family here, but I have another family who has made the nation proud, who has made everybody's heart swell with pride, and because of whom the celebrations don't stop. So I cannot tell you what an overwhelming feeling it is to have my Mumbai Indians family with me here tonight. अनंत और राधिका की शादी से पहले खुशी और जश्न का लेवल आप समझ सकते हैं। आखिर इस मौके पर ये दोहरा जश्न ही कहा जाएगा। Tonight is a day of celebration.
But tonight, besides Anant and Radhika, we are going to celebrate India. So with great pride, I call on stage our winning captain, Rohit Sharma. रोहित शर्मा के बाद बारी थी सूर्य कुमार यादव की, और उनका जिक्र नीता अंबानी ने बहुत ही खास तरीके से किया। No shouting is good enough, no screaming, no cheering is enough. And now that one boy standing on the boundary had all our hearts in our mouths. The one boy only, Mr. Surya Kumar. क्रिकेट के 2 स्टार स्टेज पर आ चुके थे। इसके बाद मंच पर आए वो ऑलराउंडर जिनके रफ टफ मिजाज का पूरा देश कायल है। There is one teenager that we discovered, the person who everybody lost their breath in the last over. Who were all holding your breath in the last over? And he proves one thing: tough times don't last, tough people do. A biggest round of applause for Hardik Pandya. इस तिगड़ी को देखिए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, साथ ही पूरी टीम ने देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद मुकेश अंबानी भी मंच पर आए और उन्होंने 2011 की यादगार जीत का जिक्र किया, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। On behalf of all of us and all of India, thank you for bringing the cup back. Mahi was here today and I told him we were in 2011 together and you have done it in 2024 and all of India is very proud of you. Congratulations. So भारत की शान है ये यहाँ और पूरी इंडियन टीम। प्री वेडिंग से लेकर अब शादी के मुबारक मौके तक यहाँ जश्न में रौनक बिखेरने के लिए देश और विदेश से बड़े सेलिब्रिटीज लगातार शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जामनगर और फिर इटली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी। तब बॉलीवुड सितारों से लेकर कई इंटरनेशनल स्टार्स ने भी रंग जमाया था। अब यही जश्न 12 जुलाई तक जारी रहेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं। संगीत के बाद अब भी बहुत सी रस्म बाकी है और हर रस्म में रौनक बढ़ती जा रही है। अभी बहुत से कार्यक्रम होने हैं और आने वाला हर दिन अनंत और राधिका की धुनों में पिरोया जा चुका है।